हेलो एंड वेलकम। अगर आप क्लैट 2025 की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। उसका कारण ये है कि इसी चैनल पे इस वीडियो के बाद भी लगातार स्ट्रैटेजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियो क्लैट 2025 के हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। खैर, इस वीडियो में पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले तो हम पैटर्न और सिलेबस डिस्कस करेंगे जो कंसोर्टियम की तरफ से दिया गया है। मैं ये बताऊंगा कि कंसोर्टियम की आपसे रिक्वायरमेंट क्या है, आपसे चाहता क्या है, किस तरह की स्किल्स आपको डेवलप करनी है। और हम ये भी देखेंगे कि सेक्शन वाइज कौन-कौन से बेस्ट सोर्सेज हैं, मेरे नहीं, किसी और के नहीं, फ्री सोर्सेज जिनसे आप अपनी क्लैट की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं और जिनके एक बार वो सोर्सेज आपके हाथ में लग जाने के बाद से आपको हो सकता है कोचिंग की भी ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम है पवन पांडे और मैं इस साल जो क्लैट 2024 जो अभी इसका रिजल्ट निकला है कुछ समय पहले, उसमें मैंने रैंक 11 सिक्योर किया है। करंटली आई लिव इन देहरादून। यहाँ पे आई रन अ कोचिंग कॉल्ड फोरम क्लैट और अपने बच्चों के लिए जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने ये एग्जाम दिया था सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड द चेंजेस इन पैटर्न एंड एडजस्ट माय टीचिंग स्टाइल एंड माय स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली। इससे पहले कि आगे बढ़े, अगेन दोबारा बोल रहा हूँ, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लेट अस जस्ट स्टार्ट। नाउ सबसे पहले आपको क्लैट को थोड़ा-सा जो उसके बेसिक्स हैं वो पता होने चाहिए कि उसका पैटर्न किस तरीके का है। सबसे पहले तो क्लैट देना ही क्यों है? पहला क्वेश्चन तो ये है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्लैट के बारे में सुना ही नहीं होता है। तो भैया क्लैट इसलिए देना है क्योंकि करंटली देश में बीए एलएलबी के बेस्ट कोर्सेज़, लॉ से रिलेटेड बेस्ट कोर्सेज़ जो चलते हैं वो चलते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में। और एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को छोड़ करके व्हिच इज़ एनएलयू दिल्ली, बाकी सारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशंस होते हैं वो होते हैं क्लैट के थ्रू। सो दिस इंक्लूड्स बैंगलोर की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, हैदराबाद एंड भोपाल, जोधपुर, गांधीनगर, मुंबई, अलग-अलग जगहों पे जो बेस्ट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे एडमिशन आपका क्लैट के थ्रू होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी गुड प्राइवेट लॉ कॉलेजेस जहाँ पे आपको क्लैट के थ्रू एडमिशन मिलता है। तो वो भी अगर आप टारगेट कर रहे हैं, तो आपको क्लैट देना चाहिए। अब इसका पैटर्न एक बार समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ये थोड़ा-सा जो 2024 है ना, तब से थोड़ा-सा पैटर्न चेंज हो गया है। 2024 में जो पैटर्न था और मुझे आशा है, उम्मीद है कि ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। 120 मार्क्स के ये पूरा एग्ज़ाम है। 120 क्वेश्चंस होते हैं, आपके पास 2 घंटे होते हैं। बेसिकली आपको पर मिनट 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। इसमें अगर देखेंगे तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है एंड दैट इज़ 0.25 मार्क्स, यानी पर गलत क्वेश्चन आपको इतने मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। कहने का मतलब है कि आपको एफिशिएंटली इसमें काम करना पड़ेगा, केवल ये नहीं कि मैक्सिमाइज़ करना है अपने स्कोर को तो ज़्यादा से ज़्यादा टिक्स लगा दो। आपको वही टिक्स लगाने हैं जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका आंसर सही जा रहा है। अब इसमें सेक्शंस देखेंगे आप तो 5 सेक्शंस होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट सेक्शन इज़ इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन। एक चीज़ नोट करना, यहाँ पे जितने भी मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हैं ना, वो सारे वेरिएबल हैं, कोई भी कांस्टेंट नहीं है, एक रेंज में दिए हुए हैं, ठीक है? तो इंग्लिश लैंग्वेज में मिनिमम 22 मैक्सिमम 26 क्वेश्चन आएंगे। हर साल क्वेश्चंस का नंबर डिफरेंट हो सकता है 24 पूछ ले या 25 पूछ ले, 23 पूछ ले, 22 या 26। इट इज अबाउट 20% ऑफ द पेपर। जो इंग्लिश लैंग्वेज है इट इज अबाउट 20%। करंट अफेयर्स आप देखोगे इंग्लिश लैंग्वेज से थोड़ा सा ज्यादा पूछा जाता है, 28 से 32 क्वेश्चंस। इट इज अराउंड 25% ऑफ द पेपर। आप देखेंगे वैसे ही लीगल रीजनिंग, अगेन 25% of the paper is legal reasoning, 20% of the paper is logical reasoning, और 10% of the paper you will see is quantitative techniques। साधारण भाषा में इसको मैथमेटिक्स कहते हैं। बेसिकली 10th के लेवल की मैथमेटिक्स आपसे इसमें पूछी जा रही। सबसे छोटा सेक्शन है, बट ऐसा नहीं है कि इसको हमने छोड़ देना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी चलते चलते। खैर, अगर आप चाहें तो जो मैं यहाँ पे जिस वीडियो में लिखा हुआ है, कई लोगों को वीडियो देखना पसंद नहीं होता है,
you can also see the same on my blog, जिसका एड्रेस है forumclad.com। और यहाँ पे हम लगभग डेली कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी से रिलेटेड आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, कोई ना कोई ब्लॉग मिल जाएगा। एक और चीज आपको डेली मिलती है और वो है डेली पैसेजेस। डेली आपको जो पैसेजेस अगर करने हो प्रैक्टिस के लिए, कभी इंग्लिश का, कभी लीगल का, कभी मैथ्स का, लेकिन मिलेगा डेली, वो मिलेगा आपको forumclad.com पे। एंड इफ यू वांट यू कैन आल्सो जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि नीचे जिसका जो हमने लिंक है वो दे रखा है, क्लिक कीजिए, सीधा मुझसे और मेरे स्टूडेंट से भी आप इंटरैक्ट कर सकते हैं 2025 के। एंड ऑफ कोर्स ये चीजें आपको वहां पे पहले अवेलेबल हो जाएंगी। तो अब एक एक करके सिलेबस देखना शुरू करते हैं, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। पहली चीज इंग्लिश, पहला सेक्शन इंग्लिश का। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस, ये एक्चुअली अडेप्टेड वर्जन है फ्रॉम द क्लैट कंसर्टियम वेबसाइट। क्लैट कंसर्टियम की वेबसाइट पे देखोगे उन्होंने इसके पहले एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है कि भैया 450 वर्ड का एक पैसेज होगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उन क्वेश्चंस क्या टेस्ट करेंगे वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यही चीज ये क्वेश्चंस टेस्ट करने वाले हैं। पहली चीज वो टेस्ट करने वाले हैं, मेन आइडिया एंड आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड इन द पैसेज। जो भी पैसेज में लिखा होगा सेंट्रल आइडिया पूछ लेगा। बचपन से आप सेंट्रल आइडिया लिखते आ रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपको एमसीक्यू के फॉर्म में करना है। आपके पास में वो ऑप्शन नहीं है कि लिख दो वहां पे। इन्फर एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन द पैसेज, समराइज द पैसेज। अब सेंट्रल आइडिया समराइजेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, जब हम करेंगे क्लासेस तब हम देखेंगे, अभी इतना कोई उसका सेंस नहीं बनता। कंपेयर एंड कंट्रास्ट एंड डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स जो उसमें दे रखे हैं पैसेजेस में। एंड लास्टली एक बहुत छोटी सी चीज विच इज वर्ड्स और फ्रेजेस के मीनिंग्स आपको देखने हैं। सो ये 4-5 चीजें आपसे पूछी जाती हैं। अब आप इसको एनालाइज करो तो यू विल रियलाइज कि बेसिकली यहाँ पे आपसे जो रिक्वायरमेंट है वो 3-4 चीजों की है इंग्लिश में। ठीक है, बाय द वे इंग्लिश को लेकर के एक ब्लॉग मैंने आज ही पब्लिश किया है एंड दैट्स अ डीप डाइव इनटू दीज थिंग्स। बट जो आपसे रिक्वायरमेंट है मैं एक बार यहाँ पे वही ब्लॉग से यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर देता हूँ। नंबर 1 रिक्वायरमेंट इज योर रीडिंग स्पीड। आपको तेज तेज लिखने में एक्सपर्टीज होनी चाहिए। सेकेंड रिक्वायरमेंट that is required from you is you should be good with drawing conclusions and summaries। ठीक है, इसको हम कह देंगे कि आपको कॉम्प्रिहेंशन अच्छा आना चाहिए। थर्ड रिक्वायरमेंट इज योर वोकैबुलरी। सो देखा जाए तो इन तीनों चीजों में आपकी इंग्लिश का जो पूरा सिलेबस है वो खत्म होता है। 3 अलग अलग सेक्शंस या ये कह लीजिए 3 अलग अलग स्किल्स हैं जो रिक्वायर करती है क्लैट कंसर्टियम आपसे। बाय द वे क्लैट कंसर्टियम वो बॉडी है जो आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराती है। चलिए देखते हैं अगला सेक्शन क्या है, विच इज करंट अफेयर्स एंड जीके। अब देखो मैंने बताया तो था कि यार 25% आपका जो पेपर है वो करंट अफेयर्स जीके होता है, लेकिन एक चीज मैं बता दूं 50% से ज्यादा एफर्ट इसी में लगता है। उसका एक रीजन है, उसका रीजन ये है कि जितना मटेरियल, जितनी इंफॉर्मेशन आप करंट अफेयर्स और जीके में कंज्यूम करते हो उतनी किसी भी और सेक्शन में नहीं करते हो। और मैं बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ आपको, मैं तो कोचिंग चला रहा हूँ, एकदम ऑनेस्टली बताता हूँ, इंग्लिश में पढ़ाने का सिलेबस, लीगल में पढ़ाने का सिलेबस जितना मैंने पढ़ाना होता है, क्लासेस लेनी होती है, लॉजिकल में, मैथ्स में मिला करके जितना है उससे ज्यादा हमें करंट अफेयर्स और जीके में पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, सो एफर्ट 50% या उससे ज्यादा ही लगता है, उससे कम नहीं लगता। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि इंग्लिश, लॉजिकल, लीगल में ना भी पढ़ाऊं तो चल जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली वहां पे कॉम्प्रिहेंशन ही बेसिक चीज है। आपकी रीडिंग स्पीड, कॉम्प्रिहेंशन अच्छी है, आप बिना पढ़े भी कर सकते हो, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। लेकिन अगर आपने करंट अफेयर्स जीके पे ध्यान नहीं दिया तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। अब कुछ लोग मुझे कह सकते हैं जिन्होंने क्लैट 2024 दिया हो कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, क्लैट 2024 में तो सब कुछ पैसेज में ही दिया हुआ था। तो बेटा ऐसा हमेशा नहीं होगा, ना ऐसा हमेशा हुआ है। आप 2023 का देखिए, 22 का देखिए, 21 का देखिए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। हो सकता है 1-2 आंसर्स आपको पैसेज में मिल जाएं या आपको वहां से हिंट मिल जाए,
लेकिन जनरली आपको आंसर्स पैसेजेस में नहीं होते हैं, ठीक है? तो इसमें सिलेबस क्या दे रखा है? क्लैट बोलता है सिग्निफिकेंट कंटेम्परेरी इवेंट्स फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड, बेसिकली करंट अफेयर्स, फिर आर्ट्स, कल्चर एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। अब आर्ट कल्चर अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, और फिर आईआर भी कह रहा है जो शायद ऊपर वाले से कनेक्टेड ही है। और तीसरा ये बोलता है हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ इंड्यूरिंग इंपॉर्टेंस, बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि तुम्हें हिस्ट्री और कल्चर पढ़ना है, पहली चीज। उसमें भी स्पेशली जो मैं रेकमेंड करता हूँ और जो पूछा गया है आज तक पैटर्न के बेसिस पे मैं बताऊं, उसको क्लैरिफाई कर दूं, तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको करनी पड़ती है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं करनी, ठीक है? दूसरी चीज आपको क्या करनी है यहाँ पे, आर्ट एंड कल्चर, जो कि एंशिएंट और मेडिवल इंडिया का भी हो सकता है और मॉडर्न इंडिया का भी हो सकता है। तीसरी चीज आपको करंट अफेयर्स करनी है, जो कि पूरे साल भर चलता रहेगा। जनरली वो 1 साल से पुराना करंट अफेयर्स नहीं पूछते, मेरे देखने में तो नहीं आया है। लेकिन अगले 1 साल में जो करंट अफेयर्स चलेगा, यानी अभी दिसंबर चल रहा है, तो जनवरी से लेके अगले दिसंबर तक, नवंबर तक, वो आपको दिसंबर में जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें पूछ सकते हैं। तो वो उसके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है? तो नेचुरली काफ़ी ज़्यादा एफर्ट इसमें लगता है, और मैं कहूँगा कि लगातार कंसिस्टेंट एफर्ट लगता है, अगर आपको सर्टेन होना है अपनी सक्सेस के लिए। इस बार जब क्लैट 2024 का पेपर होने वाला था, तो मैंने फॉर्म एकदम लास्ट में भरा, नवंबर में, शायद फर्स्ट या सेकंड को, जब खत्म होने वाला था, फॉर्म बंद होने वाले थे। रीज़न ये था कि मैं खुद नहीं सोच रहा था कि मेरे को ये पेपर देना है। तब डिसाइड किया कि चलो देना है, दे देते हैं। और जैसे मैंने फॉर्म भरा, आई पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया, मैंने बोला कि देखो ऐसा है, फॉर्म मैंने भर दिया है, मुझे पता है टॉप 200 तो मैं ले आऊँगा। ट्राई मुझे करना है टॉप 50 के लिए, शायद वो भी ले आऊँगा। सो यू सी, आई न्यू कि मैं अच्छी रैंक लेकर के आऊँगा। व्हाट इज़ द रीज़न? उसका एक रीज़न था सिर्फ़ कि मैं करंट अफ़ेयर्स जो था, क्योंकि आई टीच फॉर यूपीएससी, तो मेरे प्रिपेयर्ड थे। मुझे पता था कि मैं आराम से कर लूँगा इसको। इतना कुछ क्लैट में ऐसा नहीं आने वाला कि जो यूपीएससी के बाहर होगा, ठीक है? तो उससे तो ख़ैर सरल ही होता है। दूसरी चीज़ ये थी कि मैथ्स वग़ैरह मेरी ठीक-ठाक थी, और बाकी इंग्लिश में रीडिंग स्पीड बस किसी तरीके से ठीक ही थी, तो कर लिया गया। ख़ैर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। इस पूरी कहानी का सिर्फ़ एक मतलब था, वो ये कि अगर आप कंसिस्टेंटली एफ़र्ट करेंगे, तो आपको अलग से एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी करंट अफ़ेयर्स के लिए। ख़ैर, लीगल की बात करें, सिलेबस क्या-क्या है इसमें? अब देखो, पहली चीज़ जो लीगल में आप अपने पेपर में देखोगे, क्लैट कंसोर्टियम वाले भी बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि बेटा लीगल में ना, आपसे कभी भी कोई आपको लॉ याद करने की ज़रूरत नहीं है, एंड दैट इज़ ट्रू। क्योंकि जब आप पेपर दे रहे होगे, तो वहीं पे आपको लॉ, रूल्स, प्रिंसिपल्स उसके पैसेज में दिए हुए होते हैं। आपको अलग से उसको नहीं रटना। दैट इज़ ट्रू, राइट? अब एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली है, आपने रटा तो नहीं, लेकिन अगर रट लिया तो नुकसान क्या है? मतलब आपको उसमें लिखा हुआ है कि यार कॉन्स्टिट्यूशन आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये कहा गया किसी भी लॉ के बारे में आपको पता ना हो तो भी चलेगा। लेकिन अगर पता है तो फ़ायदा है। कैसा फ़ायदा है? नुकसान तो नहीं है देखो, फ़ायदा है। फ़ायदा कैसे है? फ़ायदा ऐसे है कि जो उसमें पैसेज में जो लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी आर्टिकल वग़ैरह दिया हुआ होगा ना, अगर आपने पहले से पढ़ा है तो आपको पढ़ना वो बच जाएगा, और एग्ज़ाम में 5 सेकंड 10 सेकंड बचाना मतलब अच्छी बात है। बचाओगे तो ईज़िली पेपर सॉल्व कर पाओगे, प्रेशर में नहीं आओगे। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि भले ही आपको बोला गया हो, लेकिन आप कुछ बेसिक्स जो हैं वो रट लें, और ये रटने के लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करनी। बहुत अच्छी बात ये है कि जैसे-जैसे आप पैसेजेस सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, वैसे-वैसे ये अपने आप ही आपको रट जाएँगे। क्योंकि इतनी बार आपकी नज़र के सामने से गुज़रेगा कि आपको अलग से एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड चीज़, अप्लाइंग दीज़ टू डिफरेंट सिनेरियोज़। अब वहाँ सिनेरियो दिए हुए होते हैं। लेट अस से एक्स ने ये किया, एक्स का ड्राइवर है, उसने ऐसा कर दिया, एक्स की वाइफ़ है, कहानी बना के दी हुई होती है। वहाँ पे कैसे लगेगा? फिर वो दूसरे क्वेश्चन में क्या सिनेरियो चेंज कर देगा हल्का-सा। फिर बोलेगा यहाँ पे कैसे, तो सिनेरियो चेंज या रूल चेंज होने से किस तरीके से फाइनल जो जजमेंट है वो डिफरेंट आएगा, वो भी आपको देखना है।
तो ये सारी चीज़ें जब आप देख लोगे, तो आपका जो लीगल है, वो कवर हो जाएगा, ठीक है? अब थोड़ी देर में हम बात करते हैं कहाँ से करना है, क्या करना है, लेकिन फिलहाल ये तो सिलेबस की बात थी। देन है लॉजिकल। देखो, सबसे ज़्यादा जो बच्चों को कमी है ना, वो यहाँ पे लगती है। यहाँ पर उनको सबसे ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई बार आप देखोगे इस बार भी एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन्स थे और बच्चों के मार्क्स काफ़ी कटे हैं। सिलेबस क्या है? रिकॉग्नाइज़ एंड एनालाइज़ आर्गुमेंट्स, critically assess reasoning patterns, infer and apply, relationship, strength of arguments, contradictions, etc. etc. लंबी चौड़ी बातें लिखी हुई हैं। इनका मतलब भी यही है जो लिखा हुआ है कि आपको पर्टिकुलरली उसको जो पैसेज है ना देख करके कुछ इन्फेरेंस, अब देखो ये ध्यान देना, इन्फर वाला इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, तो कुछ वहाँ पे कॉमन भी है इंग्लिश से, ठीक है? फिर रिलेशनशिप, कॉन्ट्रडिक्शंस, स्ट्रेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ये स्पेसिफिकली क्रिटिकल रीजनिंग कहा जाता है, उसका पार्ट है। अगर आप कैट वगैरह की तैयारी करोगे तो वहां पे इसको क्रिटिकल रीजनिंग कहते हैं। तो कहाँ से करना है अभी थोड़ी देर में देखते हैं। लास्ट इज मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कह लो, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। करना क्या होता है? पहली चीज न्यूमेरिकल डेटा को मैनिपुलेट करना। साधारण हिंदी में बताएं तो इसका मतलब है कि कैलकुलेशन हैवी पेपर होता है, आपको कैलकुलेशन काफी करने होते हैं। किस तरह के होते हैं? 10th ग्रेड के सिलेबस में जैसा पूछा जाता है, बल्कि वो भी नहीं होता है, एक्चुअली में देखा जाए तो ये 7th 8th ग्रेड का होता है। रेशियो, प्रोपोर्शन, एल्जेब्रा, मेंशुरेशन, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन, इतना ही आता है। इतना ही इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही बेसिक सा सिलेबस है, ठीक है? अब इसका रोड मैप क्या है, मतलब किस तरीके से आप करोगे तो क्लैट के लिए आप सक्सेसफुल होगे, एक एक करके जो टॉपिक वाइज है वो देखते हैं कि क्या करना है, आपको कहाँ से तैयारी करनी है, कहाँ से उठानी है चीजें, ठीक है जी। लीगल एप्टीट्यूड में मैंने पहले ही आपको बता दिया, लीगल नॉलेज की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। इसेंशियली इट इज अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का टेस्ट है, ठीक है? कुछ थोड़ी बहुत कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। नहीं है तो भी कोई बात नहीं, एग्जाम में बैठ करके अपना वो नहीं करना, हो जाएगा काम। अब कहाँ से पढ़ो? देखो, कोई नहीं बताता ये जो चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। एनसीईआरटी की ना 11th और 12th में लीगल स्टडीज़ की बुक आती है, ठीक है? 11th की लीगल स्टडीज़ और 12th की लीगल स्टडीज़, आप उसे उठाओ, उसमें जो लिखा हुआ है ना कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ, मेजॉरिटी चीज़ें वहाँ से मिलेंगी। इसको अगर आपने कर लिया, मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, क्लैट ही नहीं, आईलेट में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। किसी भी और लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लीगल में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आराम से समझ लोगे। बाई चांस आपका ये पढ़ने का मन नहीं करता है तो क्या करोगे? नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उस पे क्लिक करोगे और मुझसे पूछोगे कि सर इसका कोई ई बुक या एब्रिज्ड वर्जन आपके पास है क्या? और मैं आपको भेज दूंगा जो हमारी ई बुक्स और एब्रिज्ड वर्जन्स हैं, और इनफैक्ट आगे भी हम लोग निकालते रहेंगे तो वो मैं आपसे शेयर कर लूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो कॉस्ट, जीरो कॉस्ट, ठीक है? तो ये ध्यान देना, ओरिजिनल सोर्स क्या है? एनसीईआरटीज, उस पे बेस्ड मेरे नोट्स हैं। क्या आप चाहो तो सीधे एनसीईआरटीज पढ़ लो, कोई परेशानी नहीं है, वेल एंड गुड। दूसरी चीज, ओके, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग थोड़ी देर पहले हमने देख लिया। आपने बेसिकली क्रिटिकली एनालाइज करना है, ठीक है? यही सारी चीजें वहां सिलेबस में लिखी हुई हैं। कहाँ से मिलेगा? जी मैट के पैसेजेस से, ठीक है? अब जी मैट एक विदेशी एग्जाम है, वहां का है ना, अमेरिका का, लेकिन उनके ना सैंपल पैसेजेस बहुत सारे अवेलेबल हैं। टाइप करना इंटरनेट पे, जी मैट के पैसेजेस आपको मिल जाएंगे। नहीं करने का मन हो या एक जगह कहीं चीजें मिलने का मन हो तो क्या करना? व्हाट्सएप, ठीक है? अभी नहीं, 1 वीक में, 2 वीक में इसका कंपाइलेशन मैं रिलीज करूंगा क्लैट 2025 के लिए, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट है आपका इंग्लिश। अब इंग्लिश में स्पीड तो मैटर करती ही है, कंटेक्चुअल मीनिंग भी मैटर करता है, लेकिन वोकैबुलरी भी मैटर करती है। तो वोकैबुलरी के लिए आपको क्या करना है? एक बुक है वर्ड पावर मेड इजी। अब यार इसका पीडीएफ मत मांगना, हालांकि ये कॉपीराइट के भी बाहर हो चुकी होगी,
बहुत ही सस्ती किताब है, खरीद लो क्योंकि ये प्रैक्टिस बुक है, ठीक है? आप जाना अमेज़न पे मिल जाएगी, डिलीवर करवा लो, 150-200 में आएगी। इसके अंदर प्रैक्टिस दी हुई है, तो प्रैक्टिस शीट्स दी हुई हैं, आपको पेंसिल लेकर के भरनी है। उसके पहले समझा रखा होगा, ऐसा नहीं है कि वैसे ही प्रैक्टिस शीट दे दी। अगर आपने किताब पढ़ ली, तो मैं ये आपको गारंटी देता हूँ कि क्लैट का कोई ऐसा वोकैब्युलरी रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होगा, जो आप नहीं कर पाएँगे। क्लैट छोड़ो, आप बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स का निकाल लोगे। मैंने 10-15 साल पहले किताब पढ़ी थी, उसके बाद से मैं हज़ारों लोगों को बता चुका हूँ। मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे एग्ज़ाम इसी किताब को पढ़ कर के वोकैब्युलरी में उनका कुछ गलत नहीं हुआ और वो मुझे क्रेडिट देते हैं कि सर आपने बता दिया, बहुत अच्छा किया। तो मुझे भी मेरे टीचर्स ने बताया था, मैं आपको बता रहा हूँ, किताब ले लेना, बहुत अच्छी है। अच्छा, ये तो वोकैब्युलरी की बात हुई। रीडिंग के लिए आगे किसी वीडियो में बताऊँगा कि किस तरीके से रीडिंग स्पीड बढ़ाई जाए और कॉम्प्रिहेंशन बढ़ाया जाए। उसके लिए स्पेसिफिक जो प्रैक्टिकल टिप्स हैं, अगले वीडियो में बताऊँगा। लेकिन अगर आपको अभी भी बहुत जल्दी है पढ़ने की, तो आप प्लीज़ ब्लॉग पे जाइए, पीछे मैंने बता रखा है forumclat.com और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएँगी। आज ही मैंने ब्लॉग डाला है, उसमें पूरी ब्लॉग पोस्ट जो है आपको मिल जाएगी। जीके और करंट अफेयर्स, कंटिन्यूअस स्टडी चाहिए देखो। अच्छी बात ये है कि केवल मेजर टॉपिक्स चाहिए, सारे टॉपिक्स नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें और कवर कर लेनी चाहिए आपको, जो है कॉन्स्टिट्यूशन और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। अब यहाँ पे देखो 2 अलग-अलग अप्रोच हो सकती हैं। फर्स्ट अप्रोच इज़ कि भैया आप सीधे-सीधे लगाओ, किसी भी मंथली मैगज़ीन को निकाल लो उसका या वीकली कंपाइलेशन आते हैं, मंथली कंपाइलेशन हर कोचिंग निकालती है, हर बड़ी कोचिंग निकालती है। यूपीएससी की भी निकालती है, क्लैट की भी निकालती है, आराम से अवेलेबल है। टेलीग्राम पे आपको वैसे भी कोई कंटेंट की कमी ही नहीं है, ठीक है? निकालो, पढ़ो। दिस इज़ वन वे। ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स के लिए इतना सफिशिएंट है। मैं बहुत ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। अगर आप डेली न्यूज़पेपर नहीं करते हो, डेली कोई वीडियो नहीं देखते हो, फिर भी करंट अफेयर्स के लिए इतना सफिशिएंट है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो अच्छा रहेगा। कारण और ये सप्लीमेंट है, मतलब आपको मंथली वगैरह तो करना ही करना है, न्यूज़पेपर भी करना चाहिए। कारण ये है कि न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ-साथ जब आप ये करते हो ना, तो न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी रीडिंग स्पीड में, आपकी वोकैब्युलरी में और जो आपकी क्लैट की जो रिक्वायरमेंट है 65% ऑफ द पेपर के लिए, लीगल, लॉजिकल, इंग्लिश मिला करके 65% ऑफ द पेपर है। वो रिक्वायरमेंट भी उसमें भी आप काफ़ी हद तक बाकी लोगों से आगे निकल जाओगे। तो डेली नहीं तो 3-4 दिन में, 2 दिन में न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूर, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे आपकी स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन भी इससे इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट इज़ अब रिक्वायरमेंट क्या पहले बता दिया भैया। एक तो क्लैट आपसे क्या चाहता है, बहुत तेज़ स्पीड में आपको अंग्रेज़ी पढ़नी है। किस स्पीड में पढ़नी है? इस साल के क्लैट में 13,000 वर्ड्स थे। टोटल क्वेश्चन आंसर सब मिला के 13,000 वर्ड्स। वर्ड डॉक्यूमेंट में डालना, कॉपी करके आपको पता चल जाएगा। 13,792 थे, बट 13,000 मान लो। 2 घंटे थे, गोले भी भरोगे। इफेक्टिवली देखो तो आपको 150 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए सिर्फ पढ़ करके पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। अगर पूरा पेपर पढ़ना है और अटेम्प्ट करना है, 150 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, व्हिच इज़ अ गुड स्पीड, खराब स्पीड नहीं है वो, ठीक है? अच्छा, क्योंकि 10 मिनट आपको गोले भरने के लिए भी चाहिए, 10 से 15 मिनट। मैं तो ये कहूँगा अगर आपकी इससे ज़्यादा है तो बेटर है। उसका कारण ये है कि कई बार आपको एक पैसेज को 2 बार पढ़ना पड़ता है, स्पेशली लॉजिकल रीज़निंग में। हो सकता है लीगल में भी पढ़ना पड़े और अगर पैसेज टफ आ गए तो इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ेगा। तो आपकी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, आपके अटेम्प्ट उतने ज़्यादा हो पाएँगे, नहीं तो पेपर छूटेगा ही छूटेगा। इस बार भी आप पूछोगे, मैक्सिमम लोगों का पेपर छूट गया है। हालाँकि स्पीड उतनी ना हो तो उसके लिए भी कुछ तरीके हैं, कि किस तरीके से आप पेपर में मैक्सिमम अटेम्प्ट्स कर सकते हो, लेकिन वो लगाने की क्यों ज़रूरत पड़े? उसके बारे में कभी वीडियो में बनाऊँगा। अगर हम जनवरी में शुरू कर रहे हैं, दिसंबर में शुरू कर रहे हैं, तो अगले दिसंबर तक तो हमारी स्पीड अपने आप बढ़ जानी है ना। मैं बताऊँगा आपको कैसे बढ़ानी है। तो हम ऐसा क्यों करें कि हम लास्ट में सोचें कि यार सितंबर, अक्टूबर में चालू करते हैं और बस इसी स्पीड के साथ में पेपर दे देंगे। ऐसा नहीं करना, ठीक है? अभी से तैयारी करना, तो वो दिखना चाहिए आपके रिज़ल्ट्स में।
सेकेंडली जीएस और करंट अफेयर्स, ऑब्वियसली बता दिया, इट्स अ लॉन्ग स्लॉग, लंबा टाइम लगेगा, हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। थर्डली मैथमेटिक्स। अब देखो मैथ्स को ना बहुत सारे लोग स्पेशली जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के होते हैं वो बोलते हैं छोड़ो, कॉमर्स वाले भी कई बार कि यार ठीक है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। कारण बता रहा हूँ, केवल 10% ऑफ द मार्क्स हैं, राइट, लेकिन वो आपको बूस्ट देते हैं। अभी क्या हुआ, इस बार के पेपर में लोगों को मैथ्स की अहमियत समझ में आई। लोग साल भर जीके के पीछे लगे रहे और जीके में डिफरेंशिएट अपने आप को कर नहीं पाए। ठीक है, जो गधा था और जो घोड़ा था और जो खच्चर था, वो जीके में एक ही मार्क्स लाया। सबके 25 मार्क्स, 24 मार्क्स, मेरे को लगता नहीं किसी के 22 मार्क्स से कम भी होंगे। ठीक है, सबके बराबर, जिसने नहीं पढ़ा था उसके 22 मार्क्स, 23 मार्क्स हैं। अगर ऐसा पेपर आ जाए तो डिफरेंशिएट कहाँ करोगे भाई, मैथ्स में तो कर ही लोगे। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में कैलकुलेशन वगैरह लोगों को झंझट लगती है। अगर तुम आज से शुरू कर रहे हो, 1 साल का तुम्हारे पास टाइम है, इतने में तुम्हें मैथ्स सुधार लेनी चाहिए। अगर नहीं है अच्छी और अच्छी है, तो प्रैक्टिस करके ये इंश्योर करो कि यार 10, 12, 15 जितने भी क्वेश्चन आए उतने करके ही छोड़ोगे, उससे कम नहीं करोगे। इस बार 12 क्वेश्चन आए थे, मैंने 12 किए, एक गलत हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, अगर मैं मैथ्स नहीं करता तो क्या होता, मेरे मार्क्स आते 93, 94। मैथ्स मैंने कर ली थी तो मेरे मार्क्स से 103 बूस्ट मिला, राइट। मेरी रैंक 11 नहीं होती, 1100 होती, और फिर मैं आपके सामने कह रहा होता कि मेरी 1100 रैंक है। हो सकता है आप तब भी मेरी बात सुन लेते, क्योंकि कई लोगों की 1100 से भी कम होती, लेकिन वो बात नहीं रहती। ठीक है, तो आपको जो बूस्ट मिलेगा वो मैथमेटिक्स से मिलेगा। दो चीजें हैं जो आपको यहाँ पे एडवांटेज दे रही है, एक मैथमेटिक्स, एक जीके, दोनों में आपने एफर्ट मारना है, बाकी सब तो इंग्लिश का ही खेल है। चलो, अब स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहला काम स्टार्ट करने से पहले वो है आपको अपनी स्वॉट एनालिसिस करनी है। अब स्वॉट एनालिसिस क्या चीज होती है, देखो बता रहा हूँ, मतलब बहुत सिंपल सी चीज है। ट्राई करना घर पे एक कागज और पेन लेके बैठना, ठीक है, और ऐसे उसके 4 हिस्से कर लेना कागज के। एक तरफ लिखना अपनी स्ट्रेंथ, दूसरी तरफ लिखना अपनी वीकनेस, तीसरी तरफ लिखना अपॉर्चुनिटीज, चौथी तरफ लिखना थ्रेट। जो भी डिसीजन ले रहे हो, जरूरी नहीं है क्लैट के लिए, जीवन में जो भी डिसीजन ले रहे होगे उसके लिए स्वॉट एनालिसिस कर लो। एक बार तो मैंने देखा कि किसी को अपनी वो जो होता है ना, कॉलेज में था, तो मतलब रिलेशनशिप के लिए भी स्वॉट एनालिसिस कर रहा था कि ये लड़की ठीक रहेगी या नहीं मेरे लिए। वो अलग बात है, ऐसा नहीं करना। लेकिन कई लोग एक्सट्रीम में चले जाते हैं, एक्सेल पूरी मेंटेन करते हैं, लेकिन फिर भी डिसीजन लेने के लिए जब आप ये एनालिसिस करोगे, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो इमोशनल पार्ट है ना, वो आपको नहीं बताएगा क्या करना है। आपका जो लॉजिकल पार्ट है वो यहाँ कागज पे निकल करके आएगा, और वहां से फिर आप अच्छा बता सकते हो कि क्या मुझे करना है। आपको खुद क्लैरिटी आने लगेगी। हो सकता है आपकी मैथ्स में स्ट्रेंथ हो, ठीक है, वीकनेस आपकी इंग्लिश में हो, तो मैं बोलूंगा कि यार उस पर काम कर सकते हैं, वीकनेस पे काम कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। शायद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 6 महीने, 8 महीने आपकी इंग्लिश बेटर हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट में क्या, अब जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हमने ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, पार्शियल लेना है कि कंप्लीट लेना है। पार्शियल ड्रॉप का तो खैर कोई मतलब ही नहीं होता, वो पता नहीं क्यों ये टर्म बना रखा है। पार्शियल ड्रॉप मतलब ड्रॉप नहीं लिया है, ठीक है। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि भैया ड्रॉप 1 साल के लिए ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। 1 साल से ऊपर मत लेना। क्यों, वही पूरी मैट्रिक्स करके देखो ना, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। अब अपॉर्चुनिटी क्या है, ड्रॉप लोगे हो सकता है अच्छा कॉलेज मिल जाए, थ्रेट क्या है कुछ भी ना मिले, ठीक है। तो रेशनल डिसीजन क्या है कि अपने लॉसेस को मिनिमाइज करो, राइट। तो लॉसेस को मिनिमाइज जब करोगे तो अपने आप ही आप देखोगे कि यार 1 साल के ड्रॉप के बाद दूसरे साल का ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, लेकिन 1 साल का ड्रॉप ले सकते हो। 1 साल के ड्रॉप के बाद आप किसी कॉलेज में हो तो चलो चलते फिरते क्लैट दे दिया, हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, प्रैक्टिस भी कर ली 1-2 महीने। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एक कॉलेज तो है ना, कुछ तो है आपके हाथ में। खैर, अब ऊपर जो 3 क्वालिटीज़ बता रखी हैं, स्वॉट एनालिसिस के बाद में आपको ये देखना है यहाँ पे कि आपकी स्ट्रेंथ में कौन-सी है, वीकनेस में कौन-सी है। अगर वीकनेस कोई है, हो सकता है ना हो वीकनेस आपकी इन 3 में से कुछ और हो सकती है, ठीक है? उस पे भी एक्शन लेना है, इन तीनों में से कुछ है तो उस पे भी एक्शन लेना है। कुछ और कैसे हो सकती है, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत लोग कहते हैं कि हम बिंज वॉचिंग करते हैं, ठीक है?
सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करते हैं, मे बी अ वीकनेस, राइट? बट यू हैव टू डिसाइड कि उसको आपको कैसे कंट्रोल करना है। वंस यू पुट इट ऑन पेपर, परहैप्स यू कैन टेक एक्शंस दैट विल मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ दैट वीकनेस। तो वो आपको करना है। खैर, इन 3 क्वालिटीज़ में अगर आपकी कमियाँ हैं, तो कैसे आप सही कर सकते हो, वो फ्यूचर वीडियोज़ में बताऊँगा। अगला वीडियो पहले ही बता चुका कि इंग्लिश रिलेटेड आएगा, तो उसमें हम बात करेंगे। इंग्लिश के बाद में हो सकता है हमारा एक वीडियो बहुत अच्छा आने वाला है, उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। खैर, लास्टली रिफाइन योर टेक्निक्स, रिफाइन योर स्ट्रैटेजी। अब सब कुछ आता है आपको, फिर भी कुछ कमी हो सकती है। कैसी कमियाँ हो सकती हैं? हो सकता है कि आप पहले जो अटेम्प्ट कर रहे हो सेक्शन, उससे आपका कॉन्फिडेंस इतना नीचे चला जा रहा है कि भई आप आगे जो है किसी पेपर में आपको बहुत खराब हो गया। इट इज़ एंटायरली पॉसिबल। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया इस बार के अपने पेपर में, सबसे पहले मैंने मैथ्स अटेम्प्ट किया। मुझे पता है मैथ्स में तो यार 10 क्वेश्चन है तो 8-9 मैं सही कर ही लूँगा। भले ही मैंने कोई ज़ीरो प्रैक्टिस करी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? उतना मैं कर लूँगा, मुझे पता है। तो मेरी स्ट्रेंथ है, राइट? एक बार वो सही हो गया तो फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद से तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। फिर मैं दूसरा उठाऊँगा जीके, क्योंकि मैं जीके पढ़ाता ही हूँ, राइट? उसमें भी मैंने सही कर लिया, देन आई विल बी अनस्टॉपेबल। तो आपकी क्या स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी। कौन-सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है, कितने मिनट में कौन-सा सेक्शन करना है, वो सारी चीज़ें आपकी स्ट्रैटेजी का पार्ट है, टाइम मैनेजमेंट का पार्ट है। अलग से वीडियोज़ करेंगे इनके बारे में, सब कुछ समझाऊँगा, आप बने रहिए साथ में। खैर, मॉक टेस्ट लगाने, अब क्यों लगाने? स्ट्रैटेजी परफेक्ट करने के लिए ही तो, कैसे करोगे नहीं तो? एंड टेक द हेल्प ऑफ योर मेंटर, हूएवर इट इज़। मैं हूँ तो मैं आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू वन ऑन वन आल्सो, ठीक है? टेक एन अपॉइंटमेंट, आई विल टॉक टू यू, नॉट एन इश्यू, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई और मेंटर है, आपकी कोचिंग है, उनसे बात कीजिए, लेकिन बात करना ज़रूरी है, फीस दे के आपका काम खत्म नहीं होता, ठीक है? भई मैं तो कम चार्ज करता हूँ, बट आई हैव हर्ड कि कोचिंग्स 80,000, 90,000, 1 लाख, मोर देन 1 लाख चार्ज कर रही हैं। तो अगर आप इतना पैसा आपने दिया हुआ है, तो इट इज़ योर राइट कि आप उनसे बोल सकते हैं कि सर, मैडम, इसमें मैं क्या करूँ, किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस मुझे बेटर करना है। तो अपना राइट एक्सरसाइज़ कीजिए, और मेरे साथ आप ऐसे ही अपना राइट एक्सरसाइज़ कर सकते हैं विदाउट इवन पेइंग मनी। फाइन, आगे बढ़ते हैं। व्हाट नेक्स्ट? डेली प्रैक्टिस करनी है, कहाँ करोगे? नीचे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाना, बता देंगे। डेली मैं वहाँ पे क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ, शाम को आंसर्स अपलोड करता हूँ। नो इश्यूज़, फ्री ऑफ कॉस्ट, करो डेली प्रैक्टिस। कीप एन आई ऑन करंट अफेयर्स, ठीक है? लगातार पढ़ने, अपनी वीकनेसेस पे फोकस करना है, भैया ये ज़रूरी है, ठीक है? नहीं तो भटकते रह जाओगे। मेंटर ज़रूरी है। मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ? जैसा मैंने बताया, डेली पैसेजेस मिल जाएँगे। वीकली करंट अफेयर्स का एक पीडीएफ, जो ज़्यादातर करंट अफेयर्स के पीडीएफ होते हैं ना, वो इतने मोटे होते हैं कि पढ़े नहीं जाते। मैं आपको छोटा-सा पीडीएफ दूँगा, जो आप आराम से पढ़ लोगे। स्ट्रक्चर्ड इस तरह से होगा कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा, और बहुत हेल्प करेगा आपको क्लैट के लिए। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि मैं भले ही यहाँ पे अपनी बीन बजा रहा हूँ, अपना राग गा रहा हूँ, लेकिन ट्राई करके देखना 1-2 बार, शायद आपको पसंद आए, तो फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। मंथली मॉक टेस्ट, ये भी हम अपने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। बैचेज़ का अलग है, जो वो है वो सिस्टम ही अलग है, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। तो कहाँ से मिलेंगे? अगेन व्हाट्सएप ग्रुप से आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम में विश्वास थोड़ा कम रखता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे को केवल चैनल बना करके वन साइडेड कम्युनिकेशन नहीं करना। व्हाट्सएप ग्रुप इज़ ओपन, आप भी अपनी बात रख सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। कल मुझसे एक ने पूछा कि सर, आप इतना सा फ्री में क्यों कर रहे हो? मैंने कहा, यार तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं कर रहा हूँ, और मैं इस तरीके से मेरा मॉडल है कि मेरी कॉस्ट बहुत लो रहती है, राइट? तो इस तरीके का भी मुझे अच्छा लगता है, क्वेश्चंस करते हैं बच्चे। लास्टली थैंक यू। जल्दी ही एक वीडियो आएगा टॉपर्स डिस्कशन का। संडे को मैं उसको रिकॉर्ड करने वाला हूँ। आज थर्सडे है, और उसमें टॉप 40 के 3-4 अलग-अलग लोग रहेंगे। मेरे अलावा भी 3 लोग रहेंगे,
और हम डिस्कस करेंगे क्लैट 2025 में किस तरीके से अच्छी परफॉर्मेंस दी जा सकती है बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस। लास्टली, सेक्शन वाइज प्रिपरेशन के लिए ब्लॉग्स पढ़ते रहिए, ठीक है। आई हैव स्टार्टेड राइटिंग रिसेंटली, फायदा होगा अगर आपको पढ़ेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन वेरी वेरी सून, बाय बाय।